आइए आज हम स्टडी करेंगे जालक एंथैल्पी यानी जालक ऊर्जा। अगर इंग्लिश में देखें तो इसे लैटिस एंथैल्पी बोलेंगे। तो जालक ऊर्जा के बारे में हम आज स्टडी करेंगे। जालक का मतलब है जैसे मकड़ी का जाल होता है, वैसे दो परमाणुओं के बीच जो बंध होते हैं, उन बंध का जो जाल बिछा रहता है उसी को जालक बोलते हैं। बंध में चूंकि ऊर्जा होती है इसीलिए इसको जालक ऊर्जा बोला जाता है। तो किसी आयनिक ठोस के एक मोल यौगिक को, मोल को ध्यान दीजिए, तो किसी जालक के एक मोल यौगिक को गैसीय अवस्था में संघटक आयनों में पृथक करने के लिए आवश्यक ऊर्जा को उस यौगिक की जालक एंथैल्पी कहते हैं। तो कहने का मतलब ये है कि कोई आयनिक ठोस हो, ध्यान दीजिए आयनिक ठोस, सबसे पहले आयनिक ठोस को ध्यान दीजिए और मोल को ध्यान दीजिए। एक मोल लेना है। गैसीय अवस्था ध्यान दीजिए। जब हम कोई परिभाषा लिखते हैं तो क्या क्या महत्वपूर्ण चीज़ें हैं उनको ध्यान में रखते हैं। तो आयनिक ठोस को ध्यान रखना है, एक मोल को ध्यान रखना है, गैसीय अवस्था को ध्यान रखना है। तो किसी आयनिक ठोस के एक मोल यौगिक को गैसीय अवस्था में संघटक आयनों में पृथक करने के लिए, संघटक आयन मतलब जिन आयनों से वो मिलके बना है यौगिक, तो उनमें पृथक करने के लिए आवश्यक ऊर्जा को उस यौगिक की जालक एंथैल्पी कहते हैं। तो इस प्रकार से परिभाषा हम लोगों को समझना है। अब देखिए उदाहरण देकर के समझा रहा है। तो कह रहा है कि उदाहरण के लिए NaCl की जालक एंथैल्पी 788 किलो जूल प्रति मोल है। इसका अर्थ यह है कि एक मोल ठोस NaCl को एक मोल Na प्लस गैस तथा एक मोल Cl माइनस गैस में अनंत दूरी तक पृथक करने के लिए 788 किलो जूल ऊर्जा की आवश्यकता होती है। तो कहने का मतलब यह है, अनंत दूर शब्द इसलिए लिख रहा है कि वो फिर से आपस में आकर के NaCl ना बना पाए। और हमने बताया था कि कोई भी हो तो गैसीय अवस्था की बात करेंगे तो Na प्लस और Cl माइनस जब गैसीय अवस्था में बदलेगा तभी हमारी ये परिभाषा सही हो पाएगी। तो हमने बताया था कि किसी तत्व या यौगिक से गैसीय अवस्था में इलेक्ट्रॉनों को निकालना आसान होता है, तो हमेशा गैसीय अवस्था की बात करेंगे। तो NaCl जब बना होगा तो Na और Cl, Na प्लस और Cl माइनस गैसीय अवस्था में लिए गए होंगे। तो NaCl को जब पृथक करेंगे तो गैसीय अवस्था में Na प्लस और Cl माइनस होना चाहिए, उनके बीच की दूरी अनंत होना चाहिए। कहने का मतलब कि वो फिर से मिलकर NaCl ना बन पाए, तो उस दूरी तक पहुंचाने में जो ऊर्जा की आवश्यकता होती है वो 788 किलो जूल है, क्योंकि यही इसकी जालक ऊर्जा है और जालक ऊर्जा की यही परिभाषा है। तो इस प्रक्रिया में विपरीत आवेश वाले आयनों में आकर्षण बल तथा समान आवेश वाले आयनों में प्रतिकर्षण बल दोनों भाग लेते हैं। तो ये ध्यान देना है कि इस प्रक्रिया में जो समान आवेश वाले आयन होंगे उनमें चूंकि समान आवेश के बीच आकर्षण प्रतिकर्षण बल लगता है, तो प्रतिकर्षण बल लगेंगे और विपरीत आवेश के बीच आकर्षण बल लगेगा। चूंकि ठोस क्रिस्टल त्रिविमीय होता है, त्रिविमीय लिखा है, देखिए थोड़ा गलत है, त्रिविमीय होना चाहिए। तो चूंकि ठोस क्रिस्टल त्रिविमीय होता है, अतः केवल आकर्षण तथा प्रतिकर्षण बलों की अन्योन्य क्रिया से ही जालक एंथैल्पी का परिकलन करना संभव नहीं है। क्रिस्टल ज्यामिति से संबंधित कारकों को भी इसमें सम्मिलित करना आवश्यक है। तो ध्यान देना है कि चूंकि त्रिविमीय स्ट्रक्चर होता है, 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर होता है, तो उसकी स्थिति कैसी है, तो जालक ऊर्जा में आयन प्लस माइनस हैं। यह बात ही सिर्फ जालक ऊर्जा को निर्धारित करने में पर्याप्त नहीं है, बल्कि वो जालक का स्ट्रक्चर कैसा है, ज्यामितीय आकृति कैसी है, ये भी जानना महत्वपूर्ण है। अब आगे हमारे पास आ जाता है
आबंध प्रचाल, आबंध प्राचल, आबंध प्राचल लिखा हुआ है। इसको इंग्लिश में देखते हैं कि इसका मतलब क्या होता है। तो बॉन्ड पैरामीटर्स इसका इंग्लिश में मतलब होता है। बॉन्ड पैरामीटर का मतलब कि बॉन्ड बनने में क्या क्या स्थित परिस्थिति या लिमिटेशन या पैरामीटर हैं। तो आबंध प्राचल मतलब बॉन्ड बनाने में कौन कौन से पैरामीटर भाग लेते हैं। तो सबसे पहला पैरामीटर देखिए जो है बंध बनने में, तो बॉन्ड जो है उसकी लंबाई कितना है। तो आबंध लंबाई, इसको अंग्रेजी में बोलेंगे बॉन्ड लेंथ। तो इसके बारे में देखते हैं क्या इसका मतलब है। तो किसी अणु में आबंधित परमाणुओं के नाभिकों के बीच साम्यावस्था दूरी आबंध लंबाई कहलाती है। ध्यान दीजिए, साम्यावस्था दूरी शब्द लिखा गया। तो किसी अणु में आबंधित परमाणुओं के नाभिकों के बीच साम्यावस्था दूरी आबंध लंबाई कहलाती है। साम्यावस्था दूरी का मतलब कि वो जब इक्विलिब्रियम में हो। कहने का मतलब ये है कि जब परमाणु स्थिर हो, किसी भी प्रकार का उनमें वो ना हो कि जिससे परमाणु किसी टूट जाए या कोई दूसरा आके उससे जुड़ जाए, ऐसी स्थिति ना हो, उसको मतलब है साम्यावस्था। आबंध लंबाई स्पेक्ट्रमी एक्स किरण विवर्तन तथा इलेक्ट्रॉन विवर्तन यानी इलेक्ट्रॉन डिफ्रैक्शन, विवर्तन को अंग्रेजी में डिफ्रैक्शन बोलते हैं, विधियों की सहायता से ज्ञात की जाती है। तो विवर्तन का मतलब समझ लीजिए, हमने आपको बताया था जब फिजिक्स पढ़ा रहे थे। तो विवर्तन का मतलब होता है कि अगर प्रकाश की लाइट किसी सूक्ष्म छिद्र से होकर के गुजरे तो अपने रास्ते से मुड़ जाती है, या कोई धारदार वस्तु हो जैसे ब्लेड हो, उसमें प्रकाश की किरण उस धार में पड़ जाए तो अपने रास्ते से मुड़ जाती है। इस प्रक्रिया को विवर्तन कहते हैं। बाकी डिटेल में हम लोग फिजिक्स में इस चीज को पढ़ेंगे। तो इलेक्ट्रॉन डिफ्रैक्शन द्वारा हम बॉन्ड लेंथ को नाप सकते हैं। इन तकनीकों का अध्ययन आप उच्च कक्षाओं में करेंगे। आबंधित युग्म का प्रत्येक परमाणु आबंध लंबाई में योगदान देता है। चित्र 4.1। सहसंयोजी आबंध में प्रत्येक परमाणु का योगदान उस परमाणु की सहसंयोजी त्रिज्या कहलाती। तो अगर सहसंयोजी आबंध है यानी कोवैलेंट बॉन्ड है, दोनों परमाणुओं के इलेक्ट्रॉन आपस में बराबर का सहयोग कर रहे हैं, तो उसे सहसंयोजी आबंध बोलते हैं, और उसमें जो त्रिज्या होगी उसे सहसंयोजी त्रिज्या कहेंगे। तो यहाँ पर देखिए फिगर है, एक परमाणु ये है, एक परमाणु ये है। तो उनके नाभिक की बात की गई थी कि नाभिक से नाभिक की जो दूरी है, तो ये मान लीजिए ए परमाणु है, ये बी परमाणु है, तो इसकी नाभिक से परिध तक की दूरी आर ए है, इसकी नाभिक से परिध तक की दूरी आर बी है, और दोनों परमाणुओं के नाभिक के बीच की दूरी आर ए प्लस आर बी हो जाएगी। तो ये पूरी दूरी जो आर ए प्लस आर बी है, ये अगर सहसंयोजी बंध बनाते हैं तो इसी को सहसंयोजी त्रिज्या कहेंगे। सहसंयोजी आबंध में प्रत्येक परमाणु को योगदान उस परमाणु की सहसंयोजी त्रिज्या कहलाती है। पूरी सहसंयोजी त्रिज्या नहीं है, एक एक परमाणु की। ये इसकी सहसंयोजी त्रिज्या है, ये इसकी सहसंयोजी त्रिज्या है, यानी आर बी ए बी परमाणु की सहसंयोजी त्रिज्या है और आर ए परमाणु की सहसंयोजी त्रिज्या है। तो आबंधित अवस्था में किसी परमाणु के क्रोड जो संलग्न परमाणु के क्रोड के संपर्क में होता है कि त्रिज्या उसकी सहसंयोजी त्रिज्या मानी जाती है। तो ये क्रोड जो है, पूरा क्रोड मतलब जो परमाणु जहाँ तक उसमें इलेक्ट्रॉन बिखरे हुए पूरे को कह रहा है। तो ये एक त्रिज्या हो गई, एक त्रिज्या हो गई। तो वही कह रहा है कि आबंधित अवस्था में यानी बंधी हुई अवस्था में किसी परमाणु के क्रोड जो संलग्न परमाणु के क्रोड के संपर्क में होता है कि त्रिज्या उसकी सहसंयोजी त्रिज्या मानी जाती है। सहसंयोजी त्रिज्या एक ही अणु में आबंधित दो समरूप परमाणुओं के बीच की दूरी का आधा भाग होती है। अब ध्यान दीजिए, समरूप मतलब अगर ये बराबर होते तो जाहिर सी बात है कि इसके केंद्र से इसके केंद्र की दूरी, अगर ये दोनों ये परमाणु और ये परमाणु बराबर होते तो इसकी भी त्रिज्या इसकी त्रिज्या बराबर होती, तो दोनों के की आधी भाग एक की त्रिज्या होती। तो वही कह रहा है कि अगर समरूप परमाणु होते हैं
तो सहसंयोजी त्रिज्या जो है परमाणुओं के बीच की दूरी की आधी होती है, तो ये पूरी दूरी की आधी हो जाती है। अगर ये परमाणु भी इसके बराबर होता यानी समरूप होता, तब समरूप तभी होगा जब बराबर होंगे। वांडर वाल त्रिज्या, अब यहाँ पर देखिए चित्र बनाया गया है, तो कह रहा है सहसंयोजी अणु ए बी में आबंध लंबाई कितना होगी, कैपिटल आर इक्वल टू हो जाएगी आर ए प्लस आर बी, ये पूरी लंबाई होगी तो आर ए प्लस आर बी, जहाँ कैपिटल आर आबंध लंबाई है तथा आर ए व आर बी क्रमशः ए व बी परमाणु की सहसंयोजी त्रिज्या है। तो ए और बी, आर ए आर बी जो है सहसंयोजी त्रिज्या है, और ये पूरी जो है पूरी ये आबंध लंबाई हो जाएगी, तो इसको ध्यान देना है। अब देखिए कह रहा है कि वांडर वाल त्रिज्या ठोस अवस्था में विभिन्न अणुओं के दो समरूप परमाणुओं के बीच की दूरी का आधा भाग होती है। वांडर वाल त्रिज्या जैसा अभी हमने ऊपर समझा। वांडर वाल त्रिज्या अनाबंधित अवस्था में संयोजी कोश सहित परमाणु का समग्र आकार निरूपित करती है। तो अगर कोई अनाबंधित अवस्था में परमाणु है यानी बंधा हुआ नहीं है, तो इसका मतलब अगर ये बंधा हुआ नहीं होता तो ये परमाणु की जो त्रिज्या थी यही वांडर वाल त्रिज्या होती। तो इसीलिए कह रहा है कि अगर बंधी हुई अवस्था में हो तो वांडर वाल त्रिज्या ठोस अवस्था में विभिन्न परमाणुओं के दो समरूप परमाणुओं, अगर समरूप होंगे तो बराबर होंगे, तो दो समरूप परमाणुओं के बीच की दूरी का आधा भाग होती है। तो इसको ध्यान देना कि जो वांडर वाल त्रिज्या है वो ठोस अवस्था में परमाणुओं के बीच की दूरी का आधा भाग होती है। क्लोरीन अणु के लिए सहसंयोजी तथा वांडर वाल त्रिज्याओं को चित्र 4.2 में दर्शाया गया। तो क्लोरीन परमाणु चूंकि दोनों में क्लोरीन ही है, Cl2 में दोनों क्लोरीन है, यानी जब क्लोरीन ही है तो समरूप होंगे ही क्योंकि एक ही परमाणु है। तो ये देखिए दिखा दिया गया है, तो इनके बीच की दूरी है, देखिए बीच में नापा गया, तो ये दूरी वांडर वाल त्रिज्या R बराबर 99 पिकोमीटर है एक की, और दोनों की जोड़ा जाएगा तो 99 प्लस 99 तो 198 पिकोमीटर हो गया दोनों के बीच की। और इसमें देखिए दिखा रहा है कि ये केंद्रक है, देखिए ये केंद्रक है, ये केंद्रक है, तो केंद्रक के बीच की दूरी है न्यूक्लियस के 198 पिकोमीटर। अब ये पूरा अणु है, ये पूरा अणु है, ये पूरा यहाँ तक इलेक्ट्रॉन है, ध्यान दीजिए यहाँ तक इलेक्ट्रॉन है, ये नाभिक है और यहाँ तक इलेक्ट्रॉन है। इस परमाणु में, क्लोरीन के परमाणु में यहाँ तक इलेक्ट्रॉन है, यहाँ तक, तो ये पूरा परमाणु हुआ और ये नाभिक हुआ। अब यहाँ पर देखिए ये Rc लिखा हुआ है, बहुत छोटा है, Rc का मतलब क्रोड कह रहा है। क्रोड का मतलब ये जो न्यूक्लियस है, जो कड़ा भाग है, कठोर भाग को क्रोड कहते हैं। हमने उसमें पूरा बताया था, पूरा नहीं, कठोर भाग यानी जो न्यूक्लियस है उसको। तो ये हो गया। और आर वांडर वाल, देखिए वांडर लिखा हुआ है, यहाँ बहुत छोटा लिखा है ना, समझ में आ रहा होगा। तो आर वांडर लिखा है, तो इसका मतलब ये है कि ये वांडर वाल त्रिज्या है। तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी, ये देखिए अगर ये पूरा इधर ले लिया जाए और इसको पूरा ले लिया जाए तो ये देखिए इलेक्ट्रॉन जहाँ तक है यानी पूरे परमाणु की दूरी हो गई। तो पूरे परमाणु की दूरी से अगर नाभिक के बीचों बीच की दूरी ली जाए तो ये 360 पिकोमीटर है। अगर एक की ली जाए यहाँ तक बाहर तक, ये देखिए लाइन खींचा है, यानी यहाँ तक, ये बाहर तक, नाभिक से बाहर तक, तो ये 180 पिकोमीटर है। तो दोनों को जोड़ा गया तो 360 पिकोमीटर हो गया। तो अब आपको समझ में आ गया होगा कि वांडर वाल त्रिज्या का मतलब क्या है। तो वांडर वाल त्रिज्या का मतलब है कि पूरा नाभिक से जहाँ तक इलेक्ट्रॉन है वहाँ तक की दूरी, और जो बॉन्ड लेंथ हम लोग आबंध लंबाई की बात कर रहे हैं वो आगे समझेंगे कि उसका क्या मतलब है। वैसे यहाँ पर जो बता रहा है, ये जो दिया गया है सहसंयोजी अणु ए बी में आबंध लंबाई R बराबर आर ए प्लस आर बी, जहाँ R आबंध लंबाई है तथा आर ए व आर बी क्रमशः ए व बी परमाणुओं की सहसंयोजी त्रिज्या है। ए और बी परमाणुओं की सहसंयोजी त्रिज्या है। अब यहाँ देखिए जो आबंध लंबाई है,
तो यहाँ पर देखिए क्या कह रहा है, किसी अणु में आबंधित परमाणुओं के नाभिकों के बीच साम्यावस्था दूरी आबंध लंबाई कहलाती है। नाभिकों के बीच की दूरी। अब यहां भी देखिए लिखा है कि आबंधित अवस्था में किसी परमाणु के क्रोड जो संलग्न परमाणु के क्रोड के संपर्क में है, संपर्क में देखिए यहां तक है, क्रोड जो संपर्क में है यहां तक संपर्क में होता है कि त्रिज्या उसकी सहसंयोजी त्रिज्या मानी जाती है। सहसंयोजी त्रिज्या एक ही अणु में आबंधित दो समरूप परमाणुओं के बीच की दूरी की आधा भाग होती है। अब यहाँ पर देखिए वान डेर वाल त्रिज्या की बात कर रहा है, तो कह रहा है कि वान डेर वाल त्रिज्या अनाबंधित अवस्था में संयोजी कोष सहित, अब यहाँ पर देखिए संयोजी कोष कह रहा है, संयोजी कोष सहित परमाणु का समग्र आकार निरूपित करती है वान डेर वाल त्रिज्या। वहां क्रोड की बात हुई है आबंध लंबाई में, जबकि यहां पर जो है संयोजी कोष सहित परमाणु का समग्र आकार निरूपित करती है। तो ये देखिए दूरी जो है यहाँ पर, यहाँ से यहाँ तक, ये हमारी एक तरह से बॉन्ड लेंथ है, आरसी दिया है क्रोड के लिए, क्रोड की लंबाई है, और ये हमारी वान डेर वाल त्रिज्या है, वान डेर वाल त्रिज्या इसको कहेंगे। यहाँ पर देखिए पूरा जहाँ तक इलेक्ट्रॉन है वहाँ तक की दूरी ली गई है, तो इस अंतर को समझना है। तो वान डेर वाल त्रिज्या ठोस अवस्था में विद्युत परमाणुओं के दो समरूप परमाणु के बीच की दूरी का आधा भाग होती है। क्लोरीन अणु के लिए सहसंयोजी तथा वान डेर वाल त्रिज्याओं को चित्र 4.2 में दिखाया गया। तो ये सहसंयोजी त्रिज्या है और ये वान डेर वाल त्रिज्या है, तो दोनों को ध्यान देना। अब देखें यहाँ पे लिख भी रहा है कि क्लोरीन के अणु हेतु सहसंयोजी एवं वान डेर वाल त्रिज्याएं अंदर के वृत्त क्लोरीन के परमाणु का आकार इंगित करते हैं। ये अंदर के वृत्त हैं, ये क्लोरीन परमाणु को इंगित करते हैं। आर अब यहाँ पे देखिए क्या लिखा है, नहीं समझ में आ रहा है। ये तो आरसी है, क्रोड है, ये नहीं पढ़ने में आ रहा है। तो कुल मिलाकर के ये वान डेर वाल त्रिज्या है जो ये लिखी है ये चीज, और ये हमारी जो है सहसंयोजी त्रिज्या है। तो ध्यान देना, सहसंयोजी दो न्यूक्लियस के बीच की दूरी है, दो न्यूक्लियस के केंद्र से बीच की दूरी कितना है दोनों परमाणुओं के, और वान डेर वाल त्रिज्या दो न्यूक्लियस से पूरे परमाणु की दूरी है। यहाँ न्यूक्लियस के से दो नाभिक के बीच की दूरी है, यहाँ पर दो परमाणुओं की जहां तक इलेक्ट्रॉन है वहां तक की दूरी है, तो इसको ध्यान देना। अब देखिए कुछ एकल द्वितत्रिका बंधों की औसत लंबाइयां सारणी 4.2 में दिखाई गई हैं। कुछ सामान्य अणुओं की आबंध लंबाइयां सारणी 4.3 में दिखाई गई हैं, जबकि कुछ सामान्य तत्वों की सहसंयोजी त्रिज्याएं सारणी 4.4 में आबद्ध की गई, क्रमबद्ध की गई। तो इनसे कोई मतलब नहीं है आबंध कितना है, इनको नहीं पढ़ना है, इसमें टाइम बर्बाद ना करें, इनको याद भी नहीं करना है। अब देखिए आ जाता है आबंध कोण यानी बॉन्ड एंगल अंग्रेजी में कहेंगे। तो किसी अणु के केंद्रीय परमाणु के आसपास उपस्थित आबंधन इलेक्ट्रॉन युग्म को धारण करने वाले ऑर्बिटलों के बीच बनने वाले कोण को आबंध कोण कहते हैं। तो इसको ध्यान देना है। फिर से इसको पढ़ना है। कह रहा है किसी अणु का मतलब जिसमें दो या दो से अधिक परमाणु, तो किसी अणु के केंद्रीय परमाणु के आसपास उपस्थित आबंधन इलेक्ट्रॉन युग्म, आबंधन का मतलब जो बांड बनाने में भाग लेते हैं, जैसे H का एक इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन का एक इलेक्ट्रॉन भाग लेके बांध बनाया। तो कह रहा है उपस्थित आबंधन इलेक्ट्रॉन युग्म को धारण करने वाले ऑर्बिटलों के बीच बनने वाले कोण को आबंधन कोण कहते हैं या बॉन्ड एंगल कहते हैं। तो यहाँ पर देखिए H2O का एग्जाम्पल दिया गया है। यहाँ पर दो इलेक्ट्रॉन है और ये H के साथ एक बॉन्ड ये है और H के साथ एक बॉन्ड ये है। तो ये देखिए जो कोण है 104.5 डिग्री, यही हमारा बॉन्ड एंगल है।
अब देखिए एग्जाम्पल द्वारा बता रहा है कि आबंध कोण को डिग्री के रूप में व्यक्त किया जाता है तथा प्रायोगिक तौर पर स्पेक्ट्रमी विधियों द्वारा ज्ञात किया जाता है। अगर प्रायोगिक तौर पर इसे ज्ञात करना हो तो स्पेक्ट्रमी मेथड द्वारा ज्ञात करते हैं। आबंध कोण अणु के केंद्रीय परमाणु के आसपास ऑर्बिटलों के वितरण की जानकारी देता है। तो जो आबंध कोण होता है ये अणु के परमाणु के आसपास ऑर्बिटलों के वितरण की जानकारी देता है। अतः इससे हमें अणु जटिल आयन की आकृति को ज्ञात करने में सहायता मिलती है। जैसे जल के अणु में HOH आबंध कोण को इस प्रकार निरूपित किया जाता है। तो यहाँ पर देखिए 2 ऑक्सीजन के पास 6 इलेक्ट्रॉन है, 2 2 4 और 2 6 और 2 इसके हो गए, एक ये, तो 8 इलेक्ट्रॉन में इसका अष्टक कंप्लीट हुआ। एक H का, एक इस H का, 2 ये हो गए और 2 2 4 ये हो गए और एक इसका जो बांड बनाने में भाग लिया इस H के साथ और एक इस H के साथ, तो 8 इलेक्ट्रॉन हो गए ऑक्सीजन के। 2 ये फ्री हैं तो वैसे बना दिया। तो ये हमारा आबंध कोण हो गया। अब आ जाते हैं आबंध एंथैल्पी यानी बॉन्ड एनर्जी। बॉन्ड एनर्जी तो गैसीय स्थिति में देखिए हमने बताया था कि ऊर्जा की जब भी बात करेंगे तो गैसीय अवस्था का नाम जरूर लेना है और 1 मोल का नाम जरूर लेना है। कितनी मात्रा लेंगे और किस अवस्था में लेंगे ये जिक्र करना बहुत जरूरी है। तो आबंध एंथैल्पी यानी बॉन्ड एंथैल्पी, तो गैसीय स्थिति में 2 परमाणुओं के बीच विशिष्ट आबंधों के 1 मोल को तोड़ने के लिए आवश्यक ऊर्जा को आबंध एंथैल्पी कहते हैं। तो देखिए अवस्था गैसीय ली गई, 1 मोल लिया गया, ठीक ना। गैसीय अवस्था में 1 मोल जो होंगे उनको तोड़ने के लिए आबंध एंथैल्पी कहते हैं ऊर्जा को। आबंध एंथैल्पी का मात्रक किलो जूल प्रति मोल होता है। उदाहरणार्थ हाइड्रोजन के अणु में H और H के बीच जो एकल बंध है की आबंध एंथैल्पी 435.8 किलो जूल प्रति मोल होती है। अर्थात H2 गैस अवस्था में देखिए बता रहे हैं बार बार कि गैसीय अवस्था में होगा, तो गैस इसको तोड़ा गया तो H परमाणु बना, ये अणु है और ये परमाणु बना, 2 परमाणु बन गए क्योंकि 2 परमाणुओं से मिलके H का एक अणु बना। इसको तोड़ने में कितनी ऊर्जा निकली, डेल्टा AH, यहाँ पर चिन्ह लगा दिया है एनर्जी का ऐसे करके, तो ये कितना हुआ 435.8 किलो जूल प्रति मोल। इसी प्रकार बहु आबंधन वाले परमाणुओं जैसे O2 तथा N2 के लिए आबंध एंथैल्पी होगी। तो O2 है तो O डबल बॉन्ड O से मिलके बनेगी, तो इसको तोड़ा गया तो O गैस बना प्लस O गैस बना। इसको तोड़ने में कितनी ऊर्जा निकली, तोड़ने के लिए आवश्यक ऊर्जा निकली नहीं, देना पड़ा है। तोड़ने के लिए तो ऊर्जा खर्च करना पड़ेगा, तो देना पड़ा है, तो ये आ गया डेल्टा AH, ये एनर्जी का मतलब ऊपर चिन्ह बनाया गया, तो 498 किलो जूल प्रति मोल हो गया। इसी प्रकार N2 में ट्रिपल बॉन्ड होता है, तो ये N और N में बदला गैसीय अवस्था में, तो डेल्टा AH ये हो गया 946.0 किलो जूल प्रति मोल। तो यह तथ्य महत्वपूर्ण है कि यदि आबंध विघटन एंथैल्पी अधिक है तो आबंध अधिक प्रबल होता है। जैसी बात, जितना ज्यादा मजबूत होगा उसको तोड़ने में उतनी ज्यादा ऊर्जा देना पड़ेगी। तो देखिए इसमें 3 बंध है तो ज्यादा ऊर्जा है, 2 बंध है तो कुछ कम है, मतलब इससे कम है, और यहाँ पर देखिए 1 आबंध है HH के बीच तो सबसे कम ऊर्जा है। तो जितने ज्यादा बांध होंगे उतनी ज्यादा ऊर्जा देनी पड़ेगी तोड़ने में। यही सी बात है कि जिसकी ऊर्जा ज्यादा होगी उसको तोड़ने में उतनी ताकत लगा के हमको तोड़ना पड़ेगा, क्योंकि वो बंध उतना मजबूत होगा। वही जिसमें जितनी ज्यादा ऊर्जा देना पड़ रहा है इसका मतलब वो बंध उतना ज्यादा मजबूत है। ज्यादा मजबूत है इसका मतलब ये नहीं कि उसमें ज्यादा ऊर्जा है, उतनी ज्यादा कम ऊर्जा है, क्योंकि कम है तो उस लेवल तक लाने में हमको उतनी ज्यादा ऊर्जा देना पड़ेगा कि वो अलग हो सके। तो इस बात को ध्यान देना, ये तोड़ने वाली ऊर्जा है, इस बांड की ऊर्जा नहीं, तोड़ने वाली ऊर्जा, मतलब इतना ऊर्जा देना पड़ेगा तोड़ने के लिए। तो यह तथ्य महत्वपूर्ण है कि यदि आबंध विघटन एंथैल्पी अधिक है तो आबंध अधिक प्रबल होगा।
जैसे बात उसको तोड़ने में ज़्यादा ऊर्जा देनी पड़ रही है तो वो ज़्यादा प्रबल है। HCl जैसे एक विषम नाभिकीय द्विपरमाणुक अणु के लिए। अब देखिए HCl जो विषम परमाणुक है, विषम का मतलब एक H है और एक Cl है, तो इसमें भी H एक गैस बन जाएगा और Cl गैस बन जाएगी। HCl गैस के फॉर्म में रहता है तो ये भी गैस हो गया। तो इसको तोड़ने में कितनी ऊर्जा देनी पड़ेगी? 431.0 किलो जूल प्रति मोल। तो बहुपरमाणुक अणुओं में आबंध सामर्थ्य का निर्धारण अधिक जटिल होता है। उदाहरणार्थ H2O अणु में 2 OH आबंधों के विच्छेदन है तो आवश्यक ऊर्जा समान नहीं। अब H2O में देखो 2 इधर भी H जुड़ा होगा तो 2 OH आबंध हो गए, क्योंकि H2 होगा तो एक H इधर भी सिंगल बांड के साथ होगा। तो कह रहा है कि दोनों OH के लिए आबंध ऊर्जा समान नहीं है, तो इनका परिकलन करना आबंध ऊर्जा ज्यादा कठिन होता है अगर विषम परमाणुक अणु है तब, या यौगिक है तब। अब देखिए दिया गया है कुछ एकल द्विक तथा त्रिक आबंधों की औसत लंबाइयाँ, ये हमको नहीं पढ़ना है। कुछ सामान्य अणुओं की आबंध लंबाइयाँ, ये भी नहीं पढ़ना है। सहसंयोजित त्रिज्याएं, ये भी नहीं ध्यान देना है। अब आगे देखिए यहाँ पर H2O में तोड़ा गया तो H और OH में टूट गया। H2O जब वाष्प अवस्था में हो गया यानी गैसीय, हमने बताया कि गैसीय अवस्था में ही सारा कैलकुलेशन करेंगे। तो गैसीय अवस्था में तो H प्लस गैस बनेगी, OH माइनस गैस बनेगी। तो H और OH में टूट गया तो इसमें कितनी ऊर्जा देनी पड़ेगी? 502 किलो जूल प्रति मोल देनी पड़ेगी। अब OH है तो OH गैसीय अवस्था में, इसमें H और OH O में टूटेगा तो इसमें डेल्टा AH2 लिखा है ऊर्जा के फॉर्म में। मतलब इसको H1 माना है तो इसको H2 लिखा है, हाइड्रोजन न मानना। ये H1 है या H2 है, मतलब इसकी ऊर्जा को कितना देना पड़ेगा? आबंध ऊर्जा कितनी है? H1 माना। और OH की आबंध ऊर्जा कितनी है? 427 किलो जूल प्रति मोल। तो एक OH के देखे 427 किलो जूल प्रति मोल है, जबकि पूरी 502 है। इसका मतलब दूसरे OH की इसमें घटाएंगे तब निकल के आएगी, तो जाहिर सी बात है इससे कम होगी। इसका मतलब वो ये दिखाना चाह रहा है कि दोनों जो OH बंध हैं, देखिए H2O को इस तरह लिख सकते हैं HOH, ये H2O है हमारा। तो एक OH ये हो गया, एक OH ये हो गया, तो दो आबंध है, तो दो OH के बीच अलग अलग ऊर्जा है, ये कहने का मतलब है दो OH आबंध के बीच। तो वही कह रहा है कि डेल्टा H0 मतलब कहने का मतलब कि जो बॉन्ड एनर्जी है मानों में अंतर यह दर्शाता है कि परिवर्तित रासायनिक परिस्थिति के कारण द्वितीय OH आबंध में कुछ परिवर्तन आता है। यही कारण है कि OH आबंध की एंथैल्पी विभिन्न अणुओं जैसे C2H5OH, अब यहाँ पर देखिए OH है, इथेनॉल है, तथा जल में भिन्न भिन्न होती है। तो कुल मिलाकर के जितने भिन्न भिन्न यौगिक हैं उनमें OH बांध ही तो रहेगा, लेकिन सारे OH बांध की एनर्जी यानी बंध ऊर्जा अलग अलग रहेगी, क्योंकि जल में OH की अलग है और इसमें इथेनॉल में यानी C2H5OH में अलग होगी। इसीलिए बहुपरमाणुक अणुओं में माध्य अथवा औसत आबंध ऊर्जा नामक पद का प्रयोग किया जाता है। तो इसीलिए जो बहुपरमाणुक अणु हैं जिनमें ज्यादा परमाणु हैं तो उनमें हम बंध ऊर्जा न लिख करके औसत बंध ऊर्जा लिखते हैं। औसत आबंध ऊर्जा निकालते हैं, मतलब सबका एवरेज निकाल लेते हैं, क्योंकि सबका अलग अलग है तो कहाँ तक कैलकुलेशन करेंगे, तो सबका औसत निकाल लेते हैं। इसे प्राप्त करने के लिए कुल आबंध वियोजन एंथैल्पी के मान को विच्छेदित आबंधों की संख्या द्वारा विभाजित किया जाता है। उदाहरण के लिए जल अणु में OH आबंध की औसत आबंध ऊर्जा, तो दो जल अणु हैं तो यहाँ पर देखिए H2O में H और OH के बीच 502 किलो जूल है और OH के बीच 427 किलो जूल प्रति मोल है, और H2O में H और OH जब टूटता है तो 502 किलो जूल प्रति मोल है, यानी एक H पहले अलग हुआ फिर इस OH को अलग किया गया। तो एक OH आबंध एक तरह से पहले टूटा और एक OH बाद में, तो इनको दोनों को जोड़ लिया गया, 502 प्लस 427/2 कर दिए गए। औसत का मतलब ये होता है कि जितने जोड़े जाएं उतना बटे दो, तो एक ये है एक ये है, मतलब दो हैं तो बटे 2 किए गए, तो आ गया 464.5 किलो जूल प्रति मोल। ये हमारी औसत आबंध एंथैल्पी या औसत आबंध ऊर्जा आ गई।
अब अगला आ जाता है हमारी आबंद कोट, इसी को अंग्रेजी में बॉन्ड ऑर्डर कहते हैं। बॉन्ड ऑर्डर, अंग्रेजी में बॉन्ड ऑर्डर और हिंदी में आबंद कोट कहते हैं। तो आज का लेक्चर बस यहीं तक, और आबंद कोट की स्टडी हम लोग अगले लेक्चर में करेंगे।